ठीक है सर। चलो तो शुरू करते हैं। और आज जो है हम लोगों का एक फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक छूट गया है। वो टॉपिक क्या है? वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो टॉपिक छूट गया अच्छा था, तो वो टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में वो टॉपिक बच गया है। तो देखो उसमें लास्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर। हाँ उसका हाँ, एक क्वेश्चन बोलो। 1 मिनट बोल रहे हैं। हम्म। क्वेश्चन है सर साइमल्टेनियस एक, डिफरेंस डी का एक्स बाई क्वेश्चन। डी टी। जी सर। डी डी एक्स बाई एक्स डी बाई टी डी टी। हाँ। -7x प्लस वाई इक्वल टू हम्म। 0। उसके बाद कॉमन, फिर डी वाई बाई डी टी हम्म। -2x -5y माइनस 2x एक्स। -5y इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गए। ठीक है, यस सर। चलो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए अपने को क्या करना होता है, ध्यान से देखो। अपन इसको ऐसे करते हैं कि इन दोनों में देखेंगे, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले डी बाई डी टी को हम डी लिख देंगे, डी बाई डी टी को कैपिटल डी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स -7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से x, तो बचेगा d -7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को कैसे तोड़ सकते हैं? यहां भी y है और यहां भी y है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है अबू बकर, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो छूटा हुआ था। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, और एक साथ इसलिए साइमल्टेनियस नाम इसलिए है कि इसमें दो दो फंक्शन एक साथ आते हैं, एक्स का भी और वाई का भी। और दोनों जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करता है। एक्स भी डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा, वाई भी डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा, और तीसरा एक वेरिएबल होएगा टी, जिसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होंगे। तो अब इसको कैसे बनाते हैं? तो इसमें से देखते हैं। सबसे पहले डी बाई डी टी को, वहां पर डी बाई डी एक्स को डी रख रहे थे और डी बाई डी जेड को डी डैश रख रहे थे, यहां पर हम डी बाई डी टी को डी रख देंगे। डी रखने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन हो सकता है तो x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया d -7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ठीक उसी तरह से इसको ही बनाएंगे, तो हो जाएगा डी वाई, और y वाले को इसके साथ रख देंगे तो हो जाएगा -5y -2x इज इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे, y और y कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा d -5 इंटू वाई -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम 4 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जो है हम लोग इसमें ऑपरेट कराएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। d -7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x वाले को x वाले के नीचे रख देते हैं, y वाले को y वाले के नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पर है -2 इंटू एक्स प्लस d -5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग बचपन में जो पढ़े हैं, 7वीं 8वीं क्लास में जो भी चीज पढ़े हैं, अगर उसको रिकॉल करें तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा आता है दो दो वेरिएबल एक साथ आते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, एक को कटा देते हैं। x को कटा दें या फिर y को कटा दें। और अगर x को कटा रहे हैं तो y की वैल्यू आएगी, अगर y को कटा रहे हैं तो x की वैल्यू आएगी। इसी तरह करते हैं। तो हम देखते हैं x को अगर कटाते हैं तो x को कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऊपर में क्या है, d -7 है, नीचे में क्या है, -2 है। तो ऊपर का d -7 अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे का 2 अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या दोनों का कोफिशिएंट, x वाले का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। याद करो 8 9 10 क्लास में ऐसे ही करते थे, ऊपर का कांस्टेंट नीचे मल्टीप्लाई, नीचे का कांस्टेंट ऊपर मल्टीप्लाई, और दोनों को प्लस यस माइनस सर। करके जी सर। काट देना। जो एलिमिनेशन विधि लगाते थे ना, विलोपन हिंदी में कहते थे, वो मल्टीप्लाई याद है? करते तो इक्वल करने के लिए। हाँ हाँ, वही वही यस करना है, सर। वही करना। तो ऊपर वाले का x नीचे
इक्वेशन नंबर 4 में d माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू डी माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। नीचे वाले में कितने से मल्टीप्लाई, d माइनस 7 से, तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी माइनस 7 एक्स प्लस डी माइनस 5 ऑलरेडी था, इसमें d माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू क्या बचा, y हुआ, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, x वाला जो टर्म है वो बराबर हो गया, प्लस माइनस के साथ हो गया, 2 इंटू डी माइनस 7 एक्स माइनस 2 इंटू डी माइनस 7 एक्स, दोनों कट गया, तो बचा क्या, बचा y वाला टर्म बचा। तो इन दोनों में y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y कॉमन ले सकते हैं। y अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 इंटू डी माइनस 5 इंटू डी माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बचा। अगर इतना बचा तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं, 2 इंटू डी, तो ये हो जाएगा, डी से डी में डी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2d स्क्वायर, डी से 7d में, 2 को रहने देते हैं, बाद में कर देंगे, पहले इसको सोल्व कर लो। डी से डी में डी स्क्वायर, डी से 7 में माइनस 7d, माइनस 5 से डी में माइनस 5d, माइनस माइनस प्लस 35, ये हो गया हमारा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा इक्वेशन हमारा, दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होएगा और उसको सोल्व कर लेंगे पहले y के लिए, क्योंकि x को कटा चुके हैं तो y के लिए सोल्व होएगा, है ना। बता दे इसको, कुछ नहीं किया है, जो बचपन में करते आए थे वही वाला प्रोसेस हम दोहरा रहे हैं कि x कटा करके y की वैल्यू ला रहे हैं। तुम चाहे तो y कटा कर x की वैल्यू भी ला सकते हो, दोनों में से कोई एक काम किया जा सकता है, जो मन करे वो कर लो। तो अब ऐसा कर सकते हैं, y 2 से d में करेंगे तो 2d स्क्वायर, 2 से माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 12d, और 2 से माइनस 12 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 हो जाएगा, है ना जी सर, 2 भी तो करना है, 24 हो जाएगा, और 35 तो 70 हो जाएगा, एंड इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जिसका हम CF PI निकाल सकते हैं। PI तो यहाँ पर 0 होगा क्योंकि राइट साइड वाला टर्म ही 0 है, जब Q 0 होता है तो हमें PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब CF से सिर्फ काम चल जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। CF सिर्फ निकलेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ फंक्शन है, राइट में कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए PI 0 होगा। तो अब देखते हैं, तो इसका CF निकालने के लिए हमें तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, वो हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में d की जगह पर m रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, q की जगह पर 0 रखेंगे। d की जगह पर अगर m रखेंगे तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 7, q की जगह पर 0 है। इसका 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 35, और ये ऑलरेडी यहाँ पर जो फैक्टराइज था यही वाला होएगा, 2 चला गया उधर, m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 5m प्लस 35 इज इक्वल टू 0। और इस तरह से अगर फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा m कॉमन, m माइनस 7, इन दोनों में से भी माइनस 5 कॉमन, m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, m माइनस 7 m माइनस 7 m माइनस 7 इंटू 7 m माइनस 5, m इज इक्वल टू 7 आ गया, m इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो इसका जो CF निकलेगा वो कितना निकलेगा, CF निकलेगा
ई का C1 ई का पावर 7x नहीं होगा, t होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन t के टर्म में था, प्लस C2 ई का पावर 5t होगा। ये CF निकल गया। PI हमारे पास 0 होगा, तो जो y की वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ CF हो जाएगी, इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ चुकी है, यही हमारा y होगा। क्यों? क्योंकि PI नहीं निकल पाएगा, क्योंकि राइट साइड में जो Q फंक्शन है वो 0 है, और अगर ये 0 है तो PI भी 0 होएगा। तो CF ही हमारा y होगा, y इज इक्वल टू CF, क्योंकि PI 0 है। अब अपने को x निकालना है, x निकालना है, ठीक है। ये इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अपने को x निकालने की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कैसे निकलेगा x। ये CFPI तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा साइमल्टेनियस में थोड़ा वो पड़ जाता है, मुश्किल पड़ जाता है। CF निकाल लिया। तो देखते हैं x कैसे निकलेगा। x ऐसे निकलेगा कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पर y की वैल्यू हम यहाँ पर ले जा करके रख देंगे। मैं आसानी के लिए, मैं जिसमें किसकी वैल्यू निकली है, y की वैल्यू निकली है ना, y की वैल्यू निकली है, तो मैं क्या करूंगा, y के साथ जिसमें d लगा हो उस इक्वेशन में मैं आसानी के लिए रखूंगा। बताऊंगा मैं क्यों। y के साथ d सेकंड यानी फोर्थ इक्वेशन में रखा हुआ है, तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, d वो लगा दूंगा, वो y की वैल्यू यहां पर रख दूंगा। तो यहां पर रखूंगा तो हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस d माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, C1 ई का पावर 7t C2 ई का पावर 5t इज इक्वल टू 0। इससे अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा d, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, d C1 ई का पावर 7t प्लस C2 ई का पावर 5t, तो -5 भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 इंटू C1 ई का पावर 7t प्लस C2 ई का पावर 5t, और ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया। अब यहां से इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यही y और x जो है हमारा आंसर होएगा। एक साथ दो वैल्यू y और x दोनों की। -2 इंटू एक्स प्लस d यानी डिफ्रेंसिएशन किसका, इन दोनों का। C1 कांस्टेंट है, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, और जो कोफिशिएंट में होता है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में, तो t का जो कोफिशिएंट है वो बाहर निकल के चला आता है। इसी तरह C2 कांस्टेंट है, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, जो कोफिशिएंट है वो बाहर चला आता है। इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया। -5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -5 C1 e का पावर 7t -5 C2 e का पावर 5t इज इक्वल टू 0। 7 C1 e का पावर 7t -5 C1 e का पावर 7t, 5 C2 e का पावर 7t 5 C2 e का पावर 7t, ये तो कट ही जाएगा, इसको तो कटा ही दें, प्लस माइनस में, और ये माइनस होकर के 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, है ना। हाँ, ओके, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 7 में से 5 गया तो 2 C1 e का पावर 7t इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर भेजो भाई, -2x प्लस वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा -2 C1 e का पावर 7t। दोनों तरफ -2 है, तो दोनों तरफ अगर -2 है तो ये सीधा सीधी ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा, है ना। तो क्या बच गया, x इक्वल टू C1 e का पावर 7t, तो x इज इक्वल टू आया C1 e का पावर 7t, और y इज इक्वल टू आया C1 e का पावर 5t प्लस C1 e का पावर 7t प्लस C2 e का पावर 5t। दिस इज योर आंसर। ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि फर्स्ट यूनिट में अपने को ये बचा हुआ था पढ़ने के लिए, जो हम
खत्म कर दिए, कुछ नहीं करना होता है इसमें। हाँ, अभी तो यहाँ पर 0 है तो पीआई निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन हो सकता है इक्वेशन में राइट साइड में कुछ आ जाए तो फिर पीआई निकालने की जरूरत पड़ती है। तो y इज इक्वल टू पहले सी एफ प्लस पीआई निकाल करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, या y अगर कटा दिए हो तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। और जिस तरह से बचपन में हम करते थे, आई मीन 7, 8, 9th क्लास में, x की वैल्यू निकाल करके किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकालते थे, उसी तरह यहाँ भी करना है। अगर x की वैल्यू निकाल लिए हो तो किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लो, अगर y की वैल्यू निकाल लिए हो तो किसी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लो। अब ये यहाँ पर आते हैं कि मैंने इस वाले इक्वेशन में क्यों रखा, इसमें क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो देखो क्यों रखा है, बात को समझना। इस वाले इक्वेशन में अगर मैं रखता तो इसमें x के साथ डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी लगा हुआ है, तो dt को मुझे इधर भेज करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता, और इंटीग्रेशन इज वास्ट देन डिफरेंशिएशन, ये तुम्हें पता है। इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा पड़ जाता है, हार्ड तो नहीं है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाता है। डिफरेंशिएशन उसके मुकाबले में आसान है। इसीलिए अगर मैंने y की वैल्यू निकाली है तो मैं उसी इक्वेशन में रखता हूं जिसमें y के साथ d लगा है। अगर मैंने x की वैल्यू निकाल ली है तो मैं उसी के साथ रखूंगा जिसमें x के साथ d लगा है। तो जिसमें जो वैल्यू तुमने निकाला है, चाहे x का हो चाहे y का हो, तुम उसी में रखना जिसमें डिफरेंशिएशन लगाओ, क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, तो आसानी से बना लोगे। ठीक है, वरना फिर बीच में फंसोगे, इंटीग्रेशन करने में फंसोगे। यहां तक समझ में आई बात कि नहीं आई, बताओ। यस सर, समझ में आ गई। ओके, बहुत बढ़िया। बोलो अबूबकर, कुछ कह रहे हो? आ गया, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। फर्स्ट यूनिट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड यूनिट हम शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं जाऊंगा। सेकेंड यूनिट अगली क्लास में शुरू करेंगे, और सेकेंड यूनिट में 3 टॉपिक है मेरे ख्याल से। एक तो है हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, और एक है पावर सीरीज। यही तीनों है ना? जी सर, यही तीनों है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है सेकंड ईयर में। पावर सीरीज थोड़ा लंबा है, बाकी वो छोटा है। हाँ, थोड़ा सा लंबा है। पावर सीरीज इसलिए लंबा है कि उसमें बेसिस वगैरह, फार्मूला वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो थोड़ा पावर सीरीज थोड़ा लंबा जाता है। हार्ड फिर भी नहीं कहूंगा, लेकिन लंबा जाता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फिर भी आसान है, वो भी लंबा जाता है लेकिन फिर भी आसान है। और हायर डिग्री का जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही आसान है। अलजेब्रिक इक्वेशन अगर आता है, अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व करने आता है तो बहुत ही आसान है हायर डिग्री वाला, जो सेकेंड यूनिट में है। तो वो तीनों टॉपिक में एक यूनिट थोड़ा लंबा है, बाकी सब आसान है, उसको करेंगे इंशाल्लाह। और फिर तो उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, फिर आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल भी कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और फिर शायद लास्ट यूनिट वेक्टर है, वेक्टर कैलकुलस, वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। सबसे पहले इक्वेशन किस तरह का होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। वहां पर IF निकालते हैं, IF निकाल करके फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा आया था कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें IF निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट लिख करके y वाले को y वाले के साथ, x वाले को x वाले के साथ लिख करके इंटीग्रेशन लगा देते हैं और आंसर आ जाता है। तीसरा इक्वेशन आया था जो कि लीनियर था, होमोजीनियस था, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ था, उसमें CF प्लस PI निकालना पड़ता है। चौथा इक्वेशन आया था तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉन होमोजीनियस तो होता ही है लेकिन उसको फिर होमोजीनियस बना करके फिर से उसको बना देते हैं। फिर एक आया था नॉन लीनियर, तो उसमें हम लोग u इंटू वी निकालते हैं, u इंटू वी करते हैं, जिसमें कि x के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसमें कि जो कि होता है d2y अपन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो उसमें हम लोग CFPI नहीं निकालते हैं, u और v निकालते हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा था साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो फंक्शन होते हैं, इसमें CF प्लस PI की बहुत हद तक CF प्लस PI काम आता है। x को कटा दो, y जो आएगा उसका दो, x जो आएगा उसका CF प्लस PI निकाल लो, और जो आंसर उसको रख करके वैल्यू में x की वैल्यू आएगी तो y की निकाल लो, y की वैल्यू आ गई तो x की निकाल लो।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, ये कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट यूनिट, एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट जो आएगा वो अगले क्लास में आएगा, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे हायर डिग्री। अभी तक हम लोग फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं, हायर डिग्री का अगले क्लास में, और उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और वही पावर सीरीज। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, CFPI जिसका निकाला जा सकता है, लेकिन एक अलग तरीके से उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है वो सब्जेक्टिव में जो है ज्यादा पूछता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ऑब्जेक्टिव में शायद ही पूछे, हो सकता है पूछ भी दे, थोड़ा सा आसान दे करके कुछ पूछ सकता है। क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, जो उसमें सिर्फ CF निकाल करके फिर C1 और C2 जो होता है उसकी जगह पर A B रख देते हैं, फिर एक बार कांस्टेंट एक बार वेरिएबल मान करके डिफरेंशिएट करते जाते हैं। उसमें डिफरेंशिएशन जो है वो कमाल का है और वो काम आता है। बहरहाल सेकेंड यूनिट भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। 2 टॉपिक तो सेकेंड यूनिट का अगली क्लास में इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, एक हायर डिग्री, और वो हो जाएगा। तो करते हैं फिर, अभी के लिए इतना ही, फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुकी, मिलेंगे फिर अगली क्लास। ठीक है सर। चलो मिलते हैं।